बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुशामदीद। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। ठीक 5 बजे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुल्क की दीगर रियासतों से बड़ी खबरें इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचती हैं और आज भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं, अहम तरीन वाकयात हैं। पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से कुछ फैसले और साथ ही साथ पुलिस हुकाम की जानिब से आज शहरियों को खबरदार भी किया गया है। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा ये खबर भी आपको बतानी है कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन सबसे पहले चूंकि तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है और 5 बड़ी खबरें आपको बतानी है, यानी टॉप 5 से हम शुरुआत करेंगे और टॉप 5 में सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक कार्रवाई की और नौजवान के कत्ल केस को हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करने की पुलिस की जानिब से बात कही गई है। पुलिस के बयान के मुताबिक प्रहलाद सिंह, जिसने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 19 साला बेटे राघव जमवाल उर्फ रघु, जिसको बंतलाब में बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा कर लिया जब वो जानीपुर इलाके में एक इंस्टीट्यूट पर कंप्यूटर क्लास में हाजिरी देने के लिए निकला था। पुलिस बयान के मुताबिक शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस चौकी चिनूर में एक मुकदमा दर्ज किया गया। थाना जो डोमेन है वहां से आगे कार्रवाई हुई और दोमाना की एक टीम को भी तफ्तीश के लिए भेजा गया। तहकीकात के दौरान यह पता चला कि मुतासरा नौजवान इस दिन इंस्टीट्यूट में हाजिर नहीं हुआ था, जिसके बाद तहकीकात को तेज किया गया। शक का दायरा बढ़ने लगा और इंसानी व तकनीकी इंटेलिजेंस के जरिए मालूम हुआ कि मुतासरा नौजवान को दूसरे नौजवान अगवा कर ले गए हैं। पुलिस बयान के मुताबिक काफी मुशक्कत के बाद पुलिस अगवाकार को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई और फिर कोशिश की। बाद में रात के वक्त मुलजिम को पटोली में उसके किराए की रिहायशगाह पर ट्रेस कर लिया गया और कहा जाता है कि इसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिससे वो बताया जाता है कि कुछ काले करने के लिए जो इस्तेमाल नंबर्स किए गए थे उनको ट्रेस किया गया। और इतना ही नहीं, किश्तवाड़ के रहने वाले 23 साला सतेंद्र कुमार के तौर पर इसकी शनाख्त हुई है, जबकि मुतवफ़ी राघव जमवाल, जिसकी लाश सतेंद्र कुमार के इंकशाफ पर रायपुर खारी जगती लिंक रोड से मुतसिल एक जंगली इलाका है वहां से बरामद हुई है। साथ ही भी कहा गया कि मुलजिम ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया है और ये भी माना है कि उसने मकतूल के सर पर पत्थर मारा, जिससे वो हलाक हो गया और ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयों के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू लाया गया, जहां केस की तहकीकात भी चल रही हैं और तिब्बी लवाजमात पूरी कर ली गई हैं। वालिदैन भी ये बता रहे थे थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कि इन अगवाकारों ने पैसे की भी डिमांड रखी और वो पैसे लेने के बाद भी उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और बच्चे का कोई पता नहीं चला। लेकिन आज लाश बरामद हुई, एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। दूसरी कार्रवाई वादी कश्मीर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फर्जी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के 250 करोड़ रुपए के फ्रॉड से मुतल्लिक मामले में आज सरगर्म नजर आई और श्रीनगर में कई मकामात पर तलाशी ली गई। आज एक बयान जो मुख्तसर तौर पर सामने आया, जिसमें ईडी में श्रीनगर के दफ्तर से तफसीलात दी गई कि 6 मकामात बशमूल जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के साबिक चेयरपर्सन का जो अहाता है उसकी भी तलाशी ली गई और श्रीनगर में ईडी ऑफिस जहां PMLA 17 के तहत जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड यानी जेहलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें तलाशी ली गई है। और इसमें बयान जो जारी किया गया उसमें यह भी पता चला है कि कुल 6 आहतों की तलाशी ली गई, जिसमें उस वक्त के चेयरमैन जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर का अहाता भी शामिल था। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि ACB ने पहले ही मोहम्मद शफी डार, हिलाल अहमद मीर, फर्जी सोसाइटी के चेयरमैन और दीगर के खिलाफ IPC और बदनवानी एक्ट के दफात के तहत जुर्म करने के लिए चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन आज 6 मकामात पर कार्रवाई हुई। क्या रिकवरीज हुई हैं इसके मुतालिक मजीद डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन 250 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें ये छापेमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है। इसकी तस्दीक श्रीनगर दफ्तर से कर दी गई। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। हालिया 500 मेगावाट के थर्मल पावर परचेज मुआहदे की अमलावरी के बाद पन बिजली की मौजूदा टैरिफ मुकाबले पर बिजली किराया एक बार फिर से बढ़ सकता है और फी यूनिट इजाफा होने का इम्कान है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD H राजेश प्रसाद की तरफ से जो तस्दीक की गई कि नए खरीदे गए 500 मेगावाट को जो चैनलाइज करने का अमल है जल्द ही मौसूल हो जाएगा। और ये भी कहा कि हाइड्रो पावर पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो हाइड्रो पावर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। पहले ही 1600 मेगावाट का शमसी तवानाई की जो खरीदारी का मुआहिदा है वो किया है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से ये भी कहा गया कि शमसी तवानाई में सूरज की रोशनी के दिन और दीगर जो मध्यम दिनों में आप तगय्युर पजीर अंसर हो सकता है, इसलिए कुछ भी चीज़ें हैं जो हुदूद में होती हैं। लेकिन ये ज़रूर तस्दीक की गई कि कोयले या गैस से सर्व थर्मल बिजली की पैदावार में मौसम की बुनियाद पर नहीं होती और थर्मल एनर्जी का
एक आम बिजली के मुकाबले काफ़ी महंगा है। 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश है। 500 मेगावाट बिजली फराहमी के लिए इंतजामी काउंसिल ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, कि हरी झंडी दी थी। इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन अब जाकर खरीदारी के मुआहदे के लिए फी यूनिट नजरसानी शुदा टैरिफ जो है उसके बारे में पूछने पर ये तस्दीक की गई है कि पन बिजली की कीमत तकरीबन 4 रुपये 50 पैसे फी यूनिट है। ताहम थर्मल बिजली की कीमत मौजूदा शरह से तकरीबन 1 रुपये फी यूनिट बढ़कर 5 रुपये 25 या 5 रुपये 50 पैसे हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि इस वक्त जो बिजली के टैरिफ्स हैं या जो बिल आपके घरों में पहुंच रहा है, सार्फिन पर थोड़ा सा इजाफी बोझ पड़ेगा और बिजली का किराया बढ़ सकता है। 2-3 महीने ये परेशानी आ सकती है, क्योंकि 500 मेगावाट बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जा रही है। सार्फिन ऐसे में दबाव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बिजली बहरान से बाहर निकलने की एक कोशिश है जिसमें अभी तक इंतजामिया कामयाब नजर नहीं आई है। अब जाकर बिजली जब खरीदी गई है तो इसका भी बोझ इंतजामिया ने लोगों पर डाला है। चौथी खबर, बात मणिपुर की। मणिपुर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF जो मणिपुर में सरगर्म सबसे कदीम अस्करियत पसंद तंजीम है, जिसने अपने हथियार डालने का फैसला कर दिया है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तंजीम ने सरकार के साथ, मरकजी हुकूमत के साथ अमन मुआहिदा या पीस एग्रीमेंट पर एक दस्तखत किया और तशद्दुद तर्क करके रजामंदी करने पर रजामंदी जाहिर की, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह मुआहिदा पूरे शुमाल मशरकी बिलखुसूस मणिपुर में अमन की एक नए दौर का आगाज होगा, जहां काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि हालात काफी पुरतनाव थे। मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से यह भी कहा गया है कि शुमाल मशरक में देरपा अमन कायम करने के लिए मोदी हुकूमत की अनथक कोशिशों ने तकमील के एक नए बाब का इजाफा किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली में एक अमन मुआहिदे पर या पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। एक तारीखी संग मील इसे बताया जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि कदीम तरीन मुसल्ला ग्रुप UNLF ने जो मणिपुर में अब तक सरगर्म रहा, तशद्दुद तर्क करने और मरकजी धारे में शामिल होने पर इत्तफाक कर चुका है। रजामंदी जाहिर की जा रही है और जमहूरी अमल में उनका खैर मकदम न सिर्फ किया गया बल्कि अमन और तरक्की की राह पर उनके सफर में नेक ख्वाहिशात का इजहार मरकजी हुकूमत ने किया। और साथ ही वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि भारत सरकार और हुकूमत मणिपुर के जरिए UNLF के साथ अमन मुआहिदे 6 दहाइयों से जारी जो मुसल्ला तहरीक थी उसकी अलामत है, उसको तर्क करने का फैसला लिया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से जामे तरक्की का जो विजन है पूरा करना हो, शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की रियासतों को, नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए साथ लिया जाए, उसलिए एक तारीखी कामयाबी ये आज हुकूमत करार दे रही है, जिसके तहत ये पीस एग्रीमेंट हुआ है। पांचवी खबर, बात हमास की भी करते हैं, क्योंकि इसराइल और हमास के दरमियान गजा में एक दिन के लिए मजीद जंगबंदी में तोसी करने पर इत्तफाक हुआ है, यानी दोनों फरीकैन राजी हो गए हैं। साथ साथ मकामी जो इसराइल का मीडिया है और दूसरी तरफ गजा के अंदर जो सरगर्म तंजीमें हैं उनने भी इस बात की तस्दीक की है कि साल्सों ने इसराइल को कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक फहरिस्त मुहैया की है, लेकिन इसराइल ने मानने से इनकार करते हुए कैदियों की तब्दीली पर इसरार किया था। ताहम अब इतलात ये है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में मजीद एक रोज की तोसी पर इत्तफाक हो गया है, जिसका मतलब है कि अब हफ्ते तक ये जंगबंदी रहेगी जो पहले जुमे को खत्म होनी थी। इजरायली फौज का इस हवाले से यह भी कहना है कि 6 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के कुछ मिनट कबल जंगबंदी में एक रोज की तोसी की गई। साथ ही यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तोसी करना जरूरी था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स भी अब तक यही बता रही थी, और साथ ही टाइम फ्रेम की वजाहत किए बगैर बयान दिया गया है। साल्सों की कोशिश के नतीजे में मुआहिदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का अमल अभी जारी है। इस तरह के बयानात भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए, लेकिन साल्सों की कोशिश के नतीजे में तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा जारी रहेगा। और ये कोशिश जो अब तक हुई है, जिसमें 5-6 दिनों से खामोशी गजा के अंदर है, 15,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, दूसरी तरफ 1,500 से ज़्यादा लोग इजराइल के मारे गए हैं। इसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो वो कतर, 30 लाख की आबादी वाले एक छोटे से मुल्क ने इतना बड़ा काम किया है, जितनी हिम्मत नाम नेहाद इस्लामी मालिक की नहीं पड़ी वो कतर ने कर दिखाया। तो उसी वजह से इस वक्त ये सारी सूरत है। बहरहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ ऐसा भी बयान करती हैं कि हुस्न सलूक में फ़र्क है। इसराइल ने जिनको यरगमाल बनाया और हमास ने जिनको बनाया, दोनों तरफ आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो 5 बड़ी खबरें थी जो आपके सामने हमने तय फॉर्मेट के मुताबिक रखी हैं। टॉप 5 में सुबह से इन पर सबसे ज़्यादा आप कमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज जम्मू कश्मीर में, इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कुछ कहा उसकी तरफ आपको लेकर चलूँ। पुलिस की तरफ से लोगों को खबरदार किया गया है, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कैसे नकेल कसी जाएगी। राजा एजाज अली साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको, जम्मू में बीजेपी RSS की मीटिंग खत्म हो गई है। 5 घंटे तक ये मीटिंग चली, मुख्तलिफ उमूर पर लीडरान का तबादला ख्याल हुआ है। पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें कई RSS के लीडर्स भी थे, जो आज इस मीटिंग का हिस्सा बना।
बने अम्फला के अंदर केशव भवन में ये मीटिंग हुई। सीनियर बीजेपी लीडरान मौजूद रहे जो दिल्ली से गए थे। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और इंचार्ज जम्मू कश्मीर भी वो हैं। वो इसके अलावा यूटी में जो को इंचार्ज हैं आशीष सूद, RSS के सीनियर लीडर या थिंक टैंक आप कह सकते हैं अरुण कुमार, जो आज और कल जो तो चूंकि 2 दिन के इजलास होने थे, कोर ग्रुप का इजलास भी हुआ केशव भवन में, और साथ साथ बाकी जो मीटिंग्स होनी है आगे की हिकमत अमली मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए तय पाई गई है, उस ताल्लुक से गुफ्तगू हुई है। RSS मीटिंग में जहां पर आज समन्वय या मुश्तरका तौर पर ये जो इजलास हुआ है, जनरल सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी के हैं, दीगर लीडरान हैं, बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, डॉक्टर जितेंद्र समेत कई अहम शख्सियात जो इन मीटिंग का हिस्सा बनी। और ये भी कहा जा रहा है कि कल भी जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी पार्टी के सदर जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरीज डॉक्टर DK मनियाल, सुनील शर्मा और विबोध गुप्ता, जबकि दीगर लीडरान जिनमें नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह और BL संतोष जो कि जम्मू पहुंच जाएंगे, तरुण चुग भी जम्मू पहुंचेंगे, उनकी भी मीटिंग होनी है। जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मीटिंग में जो आइंदा की हिकमत अमली आम इंतखाबात के हवाले से है, जनरल इलेक्शंस के हवाले से, उस ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। लेकिन आज इजलास में बहुत सारी चीजें हुई हैं। कल भी अभी मीटिंग होनी है। आज जो मीटिंग हुई है केशव भवन में, ऊपर नाम लिखो, पाँच घंटों की मीटिंग, बूथ के अंदर कैसे संपर्क किया जाए, कैसे लोगों के साथ रब्ता हो, और वोटर्स के दरमियान या आम शहरियों के दरमियान और पार्टी वर्कर्स के दरमियान जो गैप है, उस गैप को दूर करने की भी एक कोशिश है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लोकसभा मेंबर जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जुगल किशोर शर्मा, और राज्यसभा के अंदर जम्मू से नुमाइंदगी करने वाले गुलाम अली खटाना भी कल की मीटिंग का हिस्सा होंगे। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है वो 5 घंटे तक चली है। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। केशव भवन जम्मू से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज राष्ट्र स्वयं संघ और भाजपा की एक बड़ी बैठक चल रही है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि इंडियन अलायंस की बात करते हैं, जहां पर एक तरफ उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो अपने अपने स्तर पर जो है एक पूरी तरह से जो है वो बैठकें जो है लोकसभा चुनावों को लेकर कर रही है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि आज लगभग 5 घंटे जो है जिसमें बैठक चली है। और ये केशव भवन आप देख रहे हैं, और इस वक्त केशव भवन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार 5 घंटे जिसमें मुख्य तौर पर भाजपा की बात करते हैं, RSS के बात करते हैं, जहां पर प्रमुख चेहरे यहां पर मौजूद थे, BL संतोष की बात करते हैं, और भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना हो, और तरुण चुग की बात करते हैं। तस्वीरें ये वो केशव भवन की हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि अंदर गाड़ियां जो हैं वो लगातार लगी हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आज ये एक बड़े स्तर पर आपको बता दें कि भाजपा की बात करते हैं तो इसके साथ साथ RSS की जो है ये एक बड़ी मुख्य तौर पर बैठक हुई है, क्योंकि आने वाले आगामी समय में 2024 की बात करते हैं, ये वो केशव भवन है जहां पर लगातार सुबह से ही तड़के 5 घंटे से ये बैठक हुई, जिसमें BL संतोष हो, तरुण चुग हो। हालांकि कल ये बैठक इसी तरह से जारी रहेगी, जिसमें कल आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहने वाले हैं। मगर इससे पहले आज की जो लगातार 5 घंटे जो बैठक चली, जिसमें मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर के बिंदुओं को लेकर भी मुख्य तौर पर चर्चा हुई है। और वर्ष 2024 आगामी समय में आने वाले चुनाव जो हैं, जिसमें पार्लियामेंट चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनावों की बात करते हैं, उनको लेकर जो है जम्मू कश्मीर में किस तरह से खाका जो है वो जो है तैयार किया जाना है, उसको लेकर जो है वो आज स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर तैयार की गई है। लगातार तस्वीरें आपको केशव भवन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज 5 घंटे प्रमुख तौर पर जो है, जहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला जो है वो बैठक कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी अंदरूनी बैठकें जहां पर कर रहा है। इस बीच आज जम्मू के अंदर RSS की बात करते हैं, जिसमें BL संतोष, तरुण चुग, आशीष सूद, अन्य चेहरे जो हैं
आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। आगामी आने वाले जो चुनाव हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसे तैयार यहां पर किया गया है। अब ग्राउंड जीरो पे उसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये देखने वाला समय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से जम्मू से अनिल शर्मा रिपोर्ट कर रहे थे। तो जम्मू के अंदर एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो गई है। 5 घंटे तक मीटिंग चली। लोकसभा इंतखाबात से पहले ये अहम तरीन मीटिंग है और दूसरी मीटिंग जो कल होनी है जिसमें आरएसएस की टॉप लीडरशिप भी होगी। आज भी पार्टी लीडर्स ने, लेकिन आज 5 घंटे मीटिंग जब हुई तो खत्म कर दी गई। कल जब मीटिंग होगी तो थोड़ी देर पहले जम्मू जो है वो पार्टी के लीडरान या जो सीनियर लीडरशिप है वो पहुंचना शुरू हुई है। और जम्मू कश्मीर में पार्टी इंचार्ज तरुण चुग भी थोड़ी देर पहले पार्टी ने लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया है, जम्मू पहुंच गए हैं और कल सुबह फिर से मीटिंग होगी, यानी कल दूसरे दिन भी बीजेपी मीटिंग करने वाली है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बताते हैं जिस पर आज सबसे ज्यादा नजरें हैं और वो खबर है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज शहरियों को खबरदार किया गया, आप ये भी कह सकते हैं। कुछ लोगों को जो शरपसंद अनासिर हैं या माहौल को बिगाड़ते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आप वार्निंग भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से आज बैक टू बैक बयान आए। कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सख्त हुई है। फिरका वाराना बदअमनी जो फैलाएंगे उनके खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। और यूटी के अंदर पुलिस बयान के मुताबिक आज रश्मि रंजन सवेन जो नए पुलिस सरबराह हैं, 1 महीना आज उनका मुकम्मल हो गया, लेकिन 1 महीने में अब तक के सबसे बड़े फैसलों में से एक कि दफा 144 के तहत कानून नाफिज होगा और पुलिस बाख्तियार होगी जहां पर शरपसंद अनासिर पर वो कार्रवाई करेगी। काबिल एतराज मवाद अगर आप शेयर करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, जिससे हालात खराब होने का खदशा रहता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह आर एन स्वैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों की खैर नहीं है। यह बयान तब सामने आया जब एनआईटी श्रीनगर के अंदर एक मामला पेश आया और उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। कहा कि उसमें भी ईमानदारी के साथ और गैर जानिबदाराना तहकीकात चल रही हैं, लेकिन बात जब तहकीकात की है तो यही तहकीकात खत्म करके केस को खत्म नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम लोग जो काबिल एतराज वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट है, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या किसी और सोशल मीडिया हैंडल के जरिए वो शेयर करते हैं तो उन पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी, केस दर्ज होगा, तहकीकात होगी। फिरका वाराना जो बदअमनी फैलाने की कोशिश और मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, साथ में यह भी कहा गया कि तशद्दुद भड़काने वालों पर नकेल कसी जाएगी और काबिल एतराज मवाद जो शेयर करता है न सिर्फ वो बल्कि जिसने वीडियो शेयर की होगी उसका सोर्स, कंटेंट और उसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स, इन तमाम चीजों की बड़ी बारीकबीनी से तहकीकात होगी और किसी को भी हालात खराब करने की इजाजत नहीं होगी। जो अवाम को तजब्जुब में डालते हैं वो लोग आज के वक्त में भी सरगर्म हैं। और यहां तक ये भी कहा गया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको पाकिस्तान में बैठकर लोग चला रहे हैं या फिर ऐसे हैंडलर्स हैं जो पाकिस्तान से चलते हैं, लेकिन उनका साथ देने वाले कई ऐसे लोग यहां पर भी हैं जो चाहते हैं हालात ठीक ना रहे। मैं इस पर और भी बात करूंगा। हमारे साथ राजा एजाज अली साहब जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और आईजीपी क्राइम रह चुके हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, तफसीली गुफ्तगू। लेकिन उससे पहले जरा पुलिस सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम लोगों को खबरदार करते हुए, वार्न करते हुए मजीद क्या कुछ कह रहे थे और कैसे पुलिस ने प्लान चॉक आउट किया है, स्ट्रेटेजी क्या है ताकि सोशल मीडिया हैंडलर्स या जो हालात खराब करते हैं, नौजवानों को, लोगों को, शहरियों को भड़काते हैं, तजब्जुब का शिकार जो लोग हैं उनमें उनका रोल माना जाता है कि सबसे ज्यादा है, उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी क्या है। पुलिस सरबराह को सुनिए और उसके बाद एजाज साहब से बात करेंगे। एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे
कि साहब मैं तो इनोसेंटली मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं? तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपके बगैर इजाजत के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट्स भेजा तो आपने उसको तुरंत नजदीक से नजदीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फोन में आए, ये पता नहीं कहां से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा, आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लायबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को खराब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है, या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है, या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीजों को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाजत देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमें यकीनन ऐसे लोगों को इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी, क्योंकि ऐसे करना से ही लोगों के मन में भय पैदा होता है, पब्लिक डिसऑर्डर होती है, उससे फिर खलल पड़ता है, बिजनेस बंद होती है, कॉलेज बंद होता है, लोगों की पढ़ाइयों में बाधा प्राप्ति होता है, एग्जाम बंद होते हैं, सारा सिस्टम जो है तहस नहस हो जाता है, क्योंकि चंद लोग अपना फराइज से बाहर जाते हैं और फायदा लेके इस पे अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। चलिए, पुलिस सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जरा इस पर और बात करते हैं। राजा एजाज साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम के खिलाफ ये जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, आपका नुक्ता नज़र इस पर क्या है बतौर साबिक पुलिस अफसर, क्योंकि आप इस शोबे को बड़े करीब से जानते हैं और कई बड़े केसेस, कई बड़े ऐसे नेटवर्क जिनका पर्दाफाश आपने अपने वक्त में किया होगा, किस तरह की ये कोशिश होती है और ये जो मजमू मज़ाइम होते हैं, इस तरह के गलत नेटवर्किंग के जरिए लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाने की कोशिश होती है, क्या वाकई में उस पर इस हिसाब से काबू पाया जा सकता है? जी हाँ, आपने आज शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आपने ये नोट किया होगा कि डीजीपी साहब जिस लहजे में बोल रहे थे, उस लहजे में एक फर्मनेस थी और शफकत थी। आपको मैं कह दूं कि इससे लगता है कि फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को एक रियल प्रोफेशनल और जेन्युइन पुलिस ऑफिसर हेड कर रहा है। जो उन्होंने आपसे सीआरपीसी 144 का जिक्र किया, वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये कर दिया कि हम जो एकदम जंप करते हैं, हर एक को अनलॉफुल एक्टिविटी, फलाना एक्टिविटी, उसमें बांधो, इसमें बांधो, उसके बजाय जो पुलिस का बेसिक रोल है प्रिवेंटिव मेजर में 144 का जो सीआरपीसी का है, इसमें बहुत बड़ा एक धारा बताया गया आपको, बहुत बड़ा एक दिया गया हुआ है प्लेटफॉर्म कि जिसमें हुकूमत, गवर्नमेंट जिस वक्त चाहे ऐसी सारी चीजें जिनका जिक्र अभी डीजीपी साहब इसके साइबर की इसके बारे में कह रहे थे और मैसेज के बारे में कह थे, बच्चों की एक्टिविटी के बारे में कह रहे थे, इलीगल एक्टिविटी जो इन सब के बारे में कह रहे थे, इनको उस दायरे में लाकर एक दफा जब मिनिस्ट्रियल नोटिफिकेशन हो जाता है तो आपको बड़े बड़े चीजों पर जंप करने की जरूरत नहीं होती है। पहले तो ये होता है कि इसकी जो पूरी तशहीर किया जाता है, बताया जाता है, हर एक को पता चल जाता है कि मैं अगर इस किस्म की कोई गलत कार्रवाई करूंगा तो आई एम लाइबल टू बी अरेस्टेड, लाइबल टू बी आंसर्ड। तो ये चीजें जो प्रिवेंटिव मेजर पुलिसिंग के हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कोरेक्टिव के। कोरेक्टिव में तो जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर तो लॉ डिफाइंड है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। मेरा इसमें बहुत अच्छा ओपिनियन ये है कि एक डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब के मुंह से ये चीजें जो डिफाइन हुई हैं वो हमें पुलिस स्टेशन लेवल पर जो नीचे हैं
उनके अधिकारी हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं, उनको अपने अपने एरियाज में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और मैंने देखा कि जैसे छोटे छोटे मामले जहां होते हैं, उन छोटे मामलों पर एकदम कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज पर जंप करता है, कोई नेशनल इसका किसी चीज का उसको थ्रेट को उसमें करता है, बजाय उसके एसएचओ के पास जब भी रिपोर्ट आती, कानून ये कहता है कि जब एसएचओ के पास रिपोर्टिंग हुई, एसएचओ वहां गया, वो अप्रिशिएट करता है कि इस मिशन जो ये कार्रवाई हुई है, ख्वाह वो मैसेज पास हुआ है, ख्वाह वो गलत हैंडलिंग हुई है, ख्वाह कुछ भी हुआ है, ब्लास्फेमिक है या कास्ट के पर है या रिलीजन पर है, तो उसके पीछे नियत क्या है। देखिए, जो मिशन है या एम इसके पीछे होना बहुत जरूरी है। जो डीजी साहब ने आपको कहा कि हैंडलर समवेयर एल्स, वो कुछ और हैं, जो काम किन से करवाते हैं, इनसे करवाते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर वो हर एक चीज को चेक करेंगे राइट अप टू द हेल्म ऑफ अफेयर्स कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से क्या हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। डीजी साहब ने बहुत अच्छी हदायत रखी है लोगों के लिए भी और अपने पुलिस के प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि जब वो ये ऐसी चीजें जैसे अभी मैच पर या इस पर किसी गेम पर ऐसे भी लोग जिनको बच्चे रोनाल्डो पर और इस पर फुटबॉल पर लड़ाइयां करते रहते हैं, और लड़ाई करने के मेजर तो उसका इंटेंशन देखें, क्या ये बच्चों का इमीडिएट फ्लेयर अप था कि कुछ और चीज थी। अगर ये इमीडिएट फ्लेयर अप था तो बच्चे आपस में गेम्स खेलते रहते या बातें करते करते हॉस्टलों में लड़ते रहते हैं। हम लोग भी हॉस्टलों में रहे, हम लोग भी कई चीज झगड़े करते रहे, लेकिन उस झगड़े को उसी लेवल की प्रिवेंटिव मेजर में किया जाए, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर में आपके पास एक बड़ा हथियार है। जो इन चीजों की जो सीआरपीसी 144 में जब आप कोई नोटिफिकेशन करते हैं, उसकी अगर कोई वायलेशन करता है ना, पहला कदम उसमें यह है कि आप उस आदमी को फिक्स करते हैं और उसको बाउंड डाउन करते हैं। बाउंड डाउन करने का मतलब है कि उसका थाने में रिकॉर्ड आ जाता है, उसका थाने में रजिस्ट्री हो जाती है, उसका केस बनता है और एक मजिस्ट्रेट के पास उसको भी और उसके वालिदैन को पहुंचाया जाता है बाउंड डाउन करने के लिए, कि आगे के लिए अगर ऐसी कोई भी हरकत इस बच्चे से हुई, ही विल बी टेकन टू टास्क। इसके बजाय इसके के हम इमीडिएटली जंप कर इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज में या किसी में ये केस लगा दे, वहां बनता नहीं है वो। मैं माफी चाहता हूँ, बनता नहीं है। और सही कदम डीजी साहब ने बताया। चूंकि आपका जाती तजर्बा काफी है और इस वसी तजर्बे का फायदा हम भी थोड़ा सा उठा रहे हैं कि पुलिस का ये जो क्राइम ब्रांच विंग होती है वो ऑलरेडी काम कर रही है, अलग यूनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से यूनिट काम करता है, क्या पुलिस को यहाँ पर शायद जब ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि सख्ती हमने बरतना है, तो जो बेसिक प्लान है उसमें भी कोई तब्दीली लानी पड़ेगी, या जितना यूनिट जितनी मैंने इस वक्त हम कह सकते हैं कि जितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं आर दे कैपेबल की सारे लोगों पर एक साथ शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए, यहाँ सीसीटीएनएस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हर थाना इक्विप्ड है, और उसके अलावा जो ये आप टेक्निकल एविडेंस के लिए ना इसको ट्रैक करने के लिए थाने तक और एसपी लेवल तक जो है इक्विपमेंट भी और मैन पावर भी और नो हाउ भी सब लड़कों के पास अवेलेबल किया गया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें हमारे पास अब टैक्स सेवी होगी है पुलिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे पता है सुरेंद्र साहब बड़े इसमें टैक्स सेवी हैं, वो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करवाएंगे। तो सपोर्ट रहता है आपको साइबर का, हेडक्वार्टर में जो साइबर का होता है, लेकिन थाने वाले आपने एसपी लेवल तक और एसडीपी लेवल तक भी ये चीजें अवेलेबल हैं जहां इनको ट्रैक किया जा सकता है। जहां तक आप ये कहें कि आपका थाने वाले से आज जो हमने एक चीज उन्होंने ये भी कही कि अगर किसी के पास कोई ब्लास्फेमिक या ऐसा मिसचीफ मैसेज आ जाता है तो वो शायद थाने में आए, पता नहीं बच्चा थाने में आते हिचक है, उसको चाहिए वो नंबर ब्लॉक कर दो, डिलीट एंड फॉरगेट इट एंड ब्लॉक इट, तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है। लड़कों को वो खास कम जहां पाक का वहीं खत्म करो मामला। लेकिन कॉशियस रहिए कि अगर कोई ऐसा बाहर का एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट से कोई ऐसी चीज एक्टिविटी आ रही है, इमीडिएटली शुड बी रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट, जहां भी साइबर फैसिलिटीज अवेलेबल है, थाना अवेलेबल है, उनको जाकर दे दीजिए। और मैं एश्योरेंस दिलाता हूं कि थाने वाले इसको शफकत से लेंगे, वो कोई किसी का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, शफकत से उनकी इंफॉर्मेशन को एंटरटेन करेंगे और इंकरेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा एजाज अली साहब वक्त देने के लिए। होप सो वक्त कम है, माजरत आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे जिस हिसाब से डीजीपी की तरफ से कहा गया
कि हर थाने के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन मोटिव ये भी हो सकता है कि आपको पोस्ट कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिखे लेकिन निशाने पर कोई और हो। ये भी हो सकता है, जैसे राजा साहब बता रहे थे कि फुटबॉल को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है, किस तरीके से नौजवानों को इन्वॉल्व इस चीज़ में किया जाता है, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए होशियारी की भी ज़रूरत है। और अगर कोई मशकूक आपको लगता है इस तरीके से कोई कंटेंट, कोई पोस्ट ऐसी आती है, तो करीबी पुलिस थाने में, जो पुलिस ने ऑलरेडी कहा कि दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आप शिकायत करें। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा मौसम की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर शुमाली भारत के दीगर हिस्सों की तरह इस वक्त मौसम बदला है। वैसे तो सुबह से ही कई एक इलाकों में अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से बारिश और बर्फबारी ने मामूल की जिंदगी मुतासिर खासतौर से बाला इलाकों के अंदर की है। मुतअद्दिद इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर में इस वक्त लिपटे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और सिंथन रोड, मुगल रोड आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग, यहाँ पर सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी इन दिनों नजर आ रही है, तो उस हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि गुलमर्ग के अंदर जैसे सयाह पहुंचे, नवंबर का यह आखिरी महीना उनके लिए सौगात लेकर आया। मौसम तब्दील हुआ, बर्फ की सफेद चादर। पहली तस्वीर सयाहती मकाम गुलमर्ग की। दूसरी तस्वीर नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा की। चौकीबल, टंगधार, ऊपरी इलाके जो हैं वहाँ से हमें तस्वीरें जो हमारे नुमाइंदों के जरिए पहुंची हैं, बर्फबारी की वजह से वहाँ पर भी रास्ते मुतासिर हुए हैं, राब्ते मुनक़ता हैं। तीसरी तस्वीर सुरनकोट पुंछ की। मुगल रोड चूँकि बंद हुई है, और पोशाना, पीर की गली, सुरनकोट, मेंढर आसपास के इलाकों की तस्वीरें आप एक साथ देख रहे हैं, जहां पर फिसलन की वजह से गाड़ियों को एहतियाती तौर न चलने के लिए कहा गया, यानी ट्रैफिक रोका गया। चौथी तस्वीर सोनमर्ग की, जहां इस वक्त भी जो लास्ट अपडेट है बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं, रात से सुबह तक बर्फबारी होती रही, और वक्फे वक्फे से बर्फबारी के बाद खबर है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमा हो गई है, तो इसी वजह से श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक को रोका गया है ताकि किसी हादसे से बचा जाए। एक और सयाहती मकाम दुधपथरी, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के साथ लगने वाला इलाका, जहां की बर्फ की सफ़ेद चादर एक बार फिर से सयाहों का इंतजार करती हुई ये खूबसूरत वादी आप कह सकते हैं, खूबसूरत इलाका। और पांचवी तस्वीर साउथ कश्मीर के शोपियां की और पुलवामा की एक साथ आप देख रहे हैं, जो कि मुगल रोड वाला एक तरफ वाला रास्ता है जो राजौरी पुंछ के साथ कनेक्ट करती है, जबकि इसी के ऊपर जो पुंछ की तस्वीर आप देख रहे हैं ये दूसरी साइड वाली तस्वीर है। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों से लद्दाख में करगिल और लेह के कुछ हिस्सों से बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई हैं, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें रुक रुक कर कुछ एक इलाकों में होती रहेंगी। साथ साथ तारीखी मुगल रोड इस वक्त बंद है, अगले हुक्म तक बंद रहेगी। जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। पीर की गली पर अभी बर्फ जमा है, बहाली के काम में भी वक्त लगेगा, लेकिन वो तब मुमकिन है जब मौसम साफ होगा। कुपवाड़ा की जो तस्वीर देख रहे हैं, साधना टॉप पर ना जाएं ऐसे मुश्किल हालात में, जो लोग जाना भी चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। मौसमी सूरत हाल जैसे बेहतर होगी तो बर्फ हटाने का काम सिंथन रोड पर भी ठीक किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, तो किश्तवाड़ से जो गाड़ियां कश्मीर की तरफ जाती हैं, साउथ कश्मीर के इस पोर्शन को जोड़ा जा सकेगा। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है। बारिश कुछ एक हिस्सों में हो रही है, रामबन, उधमपुर, नाशरी टनल के आसपास या बनिहाल के स्ट्रेच में काजीगुंड से इस तरफ, तो इसलिए सोच समझकर घर से निकलने की रखते सफर आप बांधते हैं तो सोच समझकर निकलें, किसी भी तरीके से कोई मुश्किल ना हो, परेशानी रास्ते में ना हो। इसलिए इंतजामिया भी कह रही है कि एक एक कदम आप फूक फूक कर रखें। मुगल रोड फिलहाल बंद है, श्रीनगर लेह रोड पर ट्रैफिक का रोक दिया गया है। नेशनल हाईवे पर आप चल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी सप्लाई वाली गाड़ियां जा रही हैं क्योंकि वहां मजबूरी है, तो इसलिए आप ना जाएं, बेहतर होगा। कुछ एक इलाकों में सुबह सुबह धुंध भी देखने को मिली, जिसकी वजह से ट्रैफिक या फिर आप आम सरगर्मियां वो भी मुतासिर हुई हैं। किसी भी तरीके से मुसीबत ना बने, इसलिए शहरियों को बड़ी एहतियात के साथ काम लेने के लिए कहा गया है। आइंदा 12 घंटों में मजीद बर्फबारी होगी कुछ एक इलाकों में, ये भी मुतलका हुकाम की तरफ से कहा गया है। चलिए मौसम के बाद जरा बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ चलते हैं और बात चीन पाकिस्तान की करते हैं। गजा पट्टी की जंग के बीच पाकिस्तान जरूर कूद पड़ा था कि फिलिस्तीन में शहरियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, लेकिन जब बात चीन की आई तो यहाँ पर शायद परेशान हाल इगवर मुसलमान या फिर सिंकियांग सूबे के अंदर परेशान मुसलमानों के लिए कोई आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि बड़ी खबर, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, एजेंसियां हैं, वो सरगर्म हो गई हैं और मुख्तलिफ इस्लामी ग्रुप्स और मदारिस को नोटिस दिया गया है। मदरसा यूनियन जो है उसको भी नोटिस चला गया है पाकिस्तान इंटेलिजेंस
एजेंसियों की तरफ से, और कहा गया है कि एक तो चीनी हुकूमत की तनकीद ना करें, ये हिदायत दी गई है। सी पैक पर, जिसको चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कहते हैं, उस पर किसी भी तरीके से कोई तज्जिया या तबसरा ना हो, इसको भी काबिल एतराज माना जा रहा है। वो सब इसलिए कहा जा रहा है, मुख्तलिफ इस्लामी ग्रुप्स को या मदारिस को नोटिस भेजा गया है क्योंकि चीन के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मसाजिद का डिजाइन बदलने, उनके जो गुंबद हैं वो गिराने और मसाजिद को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया गया है भारत की जानिब से, जिस पर तशवीश का इजहार माइनॉरिटीज को लेकर किया गया था, उसी तरह का बयान शायद एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान से आना चाहिए था। लेकिन सी पैक के चलते पाकिस्तान किसी भी तरीके से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर जो भी वहां अकलियतों के साथ होने दिया जाए, इसका इशारा पाकिस्तान ने दिया है। ये तस्वीरें जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में सामने आई थी, वो आपको बताई थी कि सिंकियांग सूबे के अंदर क्या किया गया है, इकबर मुसलमानों के साथ कैसे डिटेंशन सेंटर्स में एजुकेशन के नाम पर उन्हें डाला गया। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर चूंकि कुछ मौलानाओं ने इसकी तनकीद की थी, चीनी हुकूमत की कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, एक तो ये कहा गया। दूसरा, सी पैक पर बयानात से इज्तनाब करें, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की जानिब से। तमाम मदरसा यूनियंस के जो जिम्मेदारान हैं या जो अफराद हैं या वो तमाम जिम्मेदार जो मुख्तलिफ इस्लामिक ग्रुप्स को या जिहादी ग्रुप्स को इस वक्त ऑन करते हैं, उनकी लीडरशिप का हिस्सा हैं, उन तमाम लोगों को हिदायत दी गई। लेकिन पाकिस्तान के इस रवैये पर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक जो खुद OIC में शामिल हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज है, उसने भी इस पर सवालिया निशान खड़ा किया है कि इस वक्त पाकिस्तान के जिस हिसाब के ताल्लुकात हैं, और इतना ही नहीं काबुल से भी आवाज बुलंद होनी चाहिए, इस बात पर भी काफी ज्यादा तबसरा हो रहा है। चलिए 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आप खास प्रोग्राम देखेंगे। हंदवारा के अंदर आतिशबाजी से नुकसान हुआ है और मुतासरीन ने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है। हमारे नुमाइंदे ने मुकम्मल रिपोर्ट ग्राउंड से तैयार की है, ब्रेक के उस पार देखिए।